हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू द बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। फ़िलहाल हमें ये क्लासेस फिर से इसलिए शुरू करनी पड़ी क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि सेकेंड फेज़ ऑफ जो कोविड-19 का वो रीस्टार्ट हो गया है। दूसरी बार ये हमारे अपने इन्वायरमेंट में तेज़ी से फैल रहा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए हम लोग ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट करने का काम कर रहे हैं। तो पहले तो मैं आपको बिशप एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपको स्वागत करूंगा और इसके साथ ही साथ मैं आपको आपके सब्जेक्ट के बारे में जो कि सिलेबस के थ्रू समझाना चाहूँगा, जो कि इकोनॉमिक्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये भी एक तक केमिस्ट्री की तरह होता है। अगर जिसने चीज़ समझ लिया वो अच्छा स्कोर कर पाता है, जो नहीं समझ पाता है उसमें प्रॉब्लम होती है। तो फिलहाल अगर देखें तो इकोनॉमिक्स का जो नया सिलेबस है वो CBSE के साइट्स पे अपलोड हो चुका है और उसी का एनालिसिस हम यहाँ करने वाले हैं। तो इकोनॉमिक्स के क्लासेस 12th की अगर बात करें तो उसके हिसाब से जो 21-22 का जो सिलेबस है, फिलहाल ये सिलेबस बहुत हद तक हम उसको क्लियर नहीं मान सकते, क्योंकि CBSE का कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा भी आ रहा है कि अगर पैंडेमिक सिचुएशन ऐसी ही बनी रहेगी थोड़े बहुत रिड्यूस किए जा सकते हैं। फिलहाल वो अलग कंडीशन है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो प्रेजेंट सिलेबस है उसमें किन किन चीज़ों को कैसे कैसे रूप में रखा गया है। तो फिलहाल अगर देखें तो टोटल हमारे पास 8 यूनिट है, जो कि 80 मार्क्स और 20 मार्क्स का 20 मार्क्स का क्या होता है, प्रोजेक्ट वर्क होता है, जो कि 3 घंटे के पेपर में आप सॉल्व आउट करते हो। तो फिलहाल देखें कि हमारे पास ये 8 यूनिट्स किस किस फॉर्म में हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो पहला पार्ट हमारा आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसमें 5 यूनिट इंट्रोड्यूस हैं, और सेकंड पार्ट आता है इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट का, जिसमें हमारे पास 8 यूनिट्स इंट्रोड्यूस हैं। जब हम बात करते हैं पहले वाले मैक्रो इकोनॉमिक्स की, इंट्रोडक्टरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो उसमें हमारे पास नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जो कि पहला चैप्टर होता है या पहला यूनिट कह लीजिए इसको। दूसरा यूनिट जो होता है वो मनी एंड बैंकिंग का होता है। तीसरा यूनिट जो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का होता है। और चौथे की बात करें, चौथे और पांचवें की, तो ये बजट, गवर्नमेंट बजट और बैलेंस ऑफ पेमेंट का होता है। तो अगर देखें तो इन 5 यूनिट को कंबाइन करके एक पार्ट बनाया गया, जिसमें से CBSE 40 नंबर के यानी 40 मार्क्स के क्वेश्चन को आपसे पूछती है। फिर हम बात करते हैं पार्ट बी का, जिसमें यूनिट नंबर 6, 7 एंड 8 आते हैं, जिसमें से आपका पास 6 नंबर यूनिट जो होता है वो डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस जो 1947 से लेकर 90s तक का रहा है उसके बारे में, और न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ के रिफॉर्म्स के बारे में पूछती है, और मतलब इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। देन आफ्टर यूनिट नंबर 7 की बात करें तो करंट चैलेंजेस फेसिंग इन इंडियन इकॉनमी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसमें बहुत सारे कंटेंट होते हैं क्वेश्चन के लिए अकॉर्डिंग। दूसरी एटलीस्ट लास्ट अगर यूनिट की बात करें तो इसमें हमारा इंडियन डेवलपमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया की, उनके साथ कंपैरिजन किया था, जैसे पाकिस्तान और चाइना का कंपैरिजन हम स्टडी करते हैं। तो फिलहाल अगर देखें तो थ्योरेटिकली अगर देखें तो 80 मार्क्स का हमारा नंबर मिलता है, जो कि 20 मार्क्स हमारा जो था प्रैक्टिकल के कॉन्सेप्ट से होता है। तो फिलहाल देखिए किन किन चैप्टर से कितने कितने नंबर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिलहाल जब आप फोकस करेंगे तो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट से जो होता है वो 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं मनी एंड बैंकिंग से 6 मार्क्स का, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो 10 मार्क्स के, एंड आफ्टर डेट गवर्नमेंट बजट और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की बात करें तो 6 मार्क्स का पूछा जाता है। यानी कि पहले पार्ट की अगर बात करें तो उसमें से 2 यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 3, जहाँ से 12 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को फोकस करते हुए। देन एटलीस्ट हम बात करते हैं पार्ट नंबर बी की, जिसमें 6 यूनिट नंबर से वो 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यूनिट नंबर 7 से, जो कि करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकॉनमी का है। वो बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं सेकंड पार्ट के लिए। और ओवरऑल अगर देखें तो जो थर्ड पार्ट है, यानी कि अगर सेकंड पार्ट की अगर बात करें तो उसमें जो यूनिट नंबर 8 है उसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओवरऑल यहाँ से पार्ट बी में भी 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये चीज़ें कैसे कैसे होती है, तो फिलहाल अगर इंट्रोडक्टरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स से पूछ ले तो पहले यूनिट में हम किन किन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो उसमें पहला हमारा आता है व्हाट इज़ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें कंजप्शन गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, स्टॉक फ्लो एंड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। काफ़ी हद तक चीज़ों को तो मैंने क्लास के टाइम में आपको समझाया भी है। फिलहाल आगे भी देखते हैं। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें 2 सेक्टर मॉडल, साथ ही साथ इनकम मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम एंड वैल्यू एडेड और द प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, और साथ ही साथ इनकम मेथड भी जो आता है ये हम स्टडी करेंगे। इसमें से डिस्पोजेबल
एक इनकम आता है डिस्पोजेबल इनकम जो होता है उसको हम थोड़ा सा इसमें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस में हमारे पास नहीं है। देन एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम की जब बात करते हैं तो उसमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मार्केट वैल्यूज़ पे और फैक्टर कॉस्टिंग पे, इसके साथ साथ रियल फ्लो एंड मनी फ्लो या रियल एंड मनी के फ्लो के कॉन्सेप्ट को हम इस यूनिट्स में पढ़ेंगे। दैन जीडीपी और जीडीपी के वेलफेयर की बात करेंगे, जिसके साथ साथ डिफ्लेटर वगैरह हमारा आता है, रियल एंड नॉमिनल जीडीपी, उसके साथ साथ इसको स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 1 में। यूनिट नंबर 1 के बाद अगर बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की, तो यूनिट नंबर 2 में हम मनी एंड बैंकिंग का कॉन्सेप्ट है, जिसमें मनी से रिलेटेड और बैंकिंग से रिलेटेड मनी की सप्लाई की बात कर लें, मनी करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड डिमांड की बात करें तो उसके कंटेंट को समझेंगे। साथ ही साथ मनी क्रिएशन के बारे में और कॉमर्शियल बैंक कैसे इसको क्रिएट करता है, कैसे प्रोसीजर्स को फॉलो करता है, उसको सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शन को हम समझेंगे, जिसमें CRR जो होता है जिसे कहते हैं क्रेडिट रिजर्व रेशियो जो होती है, फिर SLR जो स्टेटरी लिक्विड रेशियो होती है, फिर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तमाम तरह के जो कंडीशन होती हैं मार्केट में बैंकिंग से रिलेटेड, उसके कंटेंट के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। देन आफ्टर हम पार्ट करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की। तो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की जब बात करते हैं इसमें एग्रीगेट डिमांड और उसके कुछ कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे, फिर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव की बात करेंगे, साथ ही साथ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं इसको हम स्टडीज़ में करेंगे और उनका इम्पैक्ट हमारे एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या पड़ता है, इनकम के ऊपर क्या पड़ता है, ये तमाम तरह की जो कंडीशन होती हैं जो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के कॉन्सेप्ट में पढ़ी जाती हैं, उसको हम आने वाले पीरियड में समझेंगे। देन गवर्नमेंट बजट के बारे में पढ़ेंगे और उसकी इकॉनमी के बारे में, गवर्नमेंट कैसे बजट बनाती है, किस तरह की इकॉनमी होती है, कहाँ से कैपिटल को मैनेज करती है, कैसे उसको अगले प्रोसीजर्स के लिए रखती है। देन आफ्टर डैट हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो कि हमारा 5th यूनिट होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को पढ़ने में हम ये देखेंगे कि जो गवर्नमेंट होती है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की मीनिंग्स के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में और साथ साथ डिफिसिट बजट क्या होता है, बजट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। तमाम तरह इसमें डिफिसिट पेमेंट्स के लिए को लेके अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है पेमेंट्स को लेके तो उसको कैसे सॉल्व करती है गवर्नमेंट, वो तमाम तरह के स्टेप्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो उसमें जो ब्रिटिश रूल रहा है, ब्रिटिश के टाइम में हमारी इकॉनमी कैसी रही है, उसके बाद हमने कैसे इसको डेवलप किया, क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो किए, कैसे कैसे आगे बढ़े, उसके बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें 5 ईयर प्लान हमारा आ जाएगा, उसके फीचर्स, मीनिंग, प्रॉब्लम्स क्या रहीं, कैसे रहीं, LPG ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कैसे रहा, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, 1991 के रिफॉर्म्स के बारे में, फिर उन चैलेंजेस के बारे में पढ़ेंगे यूनिट नंबर 7 में, जो हम अपनी इकॉनमी फेस करते हैं, जिसमें हमारा पॉवर्टी आता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आता है, रूरल डेवलपमेंट की बात करें, एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही साथ सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारे कंटेंट के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। एंड एटलीस्ट अगर देखें यूनिट नंबर 7, 8 की बात करें तो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे क्या होता है कि इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना का कंपैरेटिव स्टडी की जाती है और तीनों को स्टडी किया जाता है, इंडिया पाकिस्तान चाइना की इकॉनमी की, उनमें क्या कंडीशन रही, क्या से वो उन्होंने किया, क्या मेंटेन किया, क्या चीज़ों को वैल्यू किया, जिसके थ्रू वो क्या कर सके, अपने इकॉनमी को आगे बढ़ा सके, तमाम तरह की चीज़ें। जब हम प्रोजेक्ट वर्क की बात करते हैं तो कुछ प्रिस्क्राइब बुक्स दिए गए हैं, आपका जो आपके बोर्ड के लिए जो खासतौर से सेकेंड ईयर के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो NCERT का जो होता है उसको ये प्रिस्क्राइब करता है, साथ ही साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो NCERT का होता है उसको सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल जो इकोनॉमिक्स के प्रोवाइड किए जाते हैं CBSE की साइट्स पे, उसको ये इंपॉर्टेंस देता है, वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर के डिज़ाइन को लेके, तो अगर देखा जाए तो 3 घंटे के पेपर में 80 नंबर के क्वेश्चन पेपर्स जो प्रिपेयर किए जाते हैं CBSE के थ्रू, उसमें रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग के पोजीशन की अगर बात करें तो लगभग 44 मार्क्स जो होते हैं, लगभग 55% जो होते हैं वो हमारे रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग के मतलब ये है कि हमने क्या सीखा है, क्या हमने पढ़ा है, उसका डेमोस्ट्राइजेशन जो हम कर सकते हैं, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कह सकते हैं आप, उस तरह के क्वेश्चन को यहाँ पे वो अपने आइडियोलॉजी के कॉन्सेप्ट पे जो आप रिप्रेजेंट करते हैं 44 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 18 मार्क का जो क्वेश्चन होता है वो अप्लाइंग होता है, मतलब कुछ ऐसे कंडीशन दी जाएगी, उनके प्रॉब्लम्स दे दी जाएंगे और उसको सोल्यूशन आपको ढूंढना हो, अपने वर्ड में आप उसको डिफाइन करेंगे, तो वो लगभग 22.5% यानी कि 18 नंबर का पूछा जाता है। और एनालाइजिंग के बेसिस पे, इवेल्युएशन के बेसिस पे, क्रिएटिविटी के बेसिस पे
आपसे कुछ केस स्टडीज़ वगैरह दे दी जाएंगी, या फिर आप कुछ इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करेंगे, कुछ मोटिव्स होंगे, कुछ कॉजेज़ होंगे, इन तमाम तरह की चीज़ों को कुछ एविडेंस दिया जाएगा और उसके बेसिस पे आपसे क्या किया जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये लगभग 18 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो दोनों पार्ट मिला के, यानी कि पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी को मिला के टोटल हमारे 80 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम प्रोजेक्ट वर्क की गाइडलाइन की बात करें तो प्रोजेक्ट वर्क में भी इस बार क्या किया गया है, जो एक प्रोजेक्ट रखा गया है जो लगभग 3,500 से 4,000 वर्ड के अकॉर्डिंग रखा गया है, जिसमें आपका एक्सक्लूडिंग द आइडियोग्राम्स, ग्राफ वगैरह जो आते हैं उनको छोड़ के, यानी वर्ड्स को केवल रखा गया है इसमें, और साथ ही साथ तमाम तरह की कंडीशंस दी गई हैं जिसमें आप टीचर्स की हेल्प के साथ अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था आपके सिलेबस का कॉन्सेप्ट, जिसमें आप कैसे कैसे आने वाले टाइम में अपने सिलेबस को पढ़ेंगे, क्या समझेंगे, कैसे इश्यूज आती हैं और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।